ये बवासीर जो पाइल्स है वो क्या बीमारी है, ये कैसे पैदा होती है, इसकी क्या वजूहत हो सकती है? कि रफा हाजत जो है वो अगर खुल के एक ही निशस्त में अच्छी तरह से नहीं हुई, ठीक है, तो ये भी कब्ज की अलामत है। जो आपके बवासीर में और आपकी कब्ज, इन दोनों में क्या फर्क है? जो बवासीरी जहर है ये मरीज के ब्लड के अंदर भी सरायत कर जाता है। अगर आपको पखाने के साथ खून आ रहा है तो इसको आपको बवासीर है, तो क्या हर तरह का खून आना जो है वो बवासीर की अलामत होती है? बवासीर की अलामत क्या हो सकती हैं, कैसे पता चलता है आपको कि बवासीर है? ये सोचते हैं कि शायद इसका हल ऑपरेशन है, तो बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर्स के पास जाकर ऑपरेशन भी करवाए, लेकिन उस ऑपरेशन के बावजूद भी मसाइल जो के तू रहे। नेचुरोपैथी में किसी भी सूरत में कभी भी सर्जरी की जो है ना वो पेशेंट को ही नहीं की जाती। अगर बवासीर है किसी को तो उस सूरत में सबसे बेहतरीन चीज क्या हो सकती है खाने के लिए? तो कितनी इकसाम है ये पाइल्स की? पाइल्स जो है वो कब्ज के अलावा भी किसी वजह से हो सकती है। ऑपरेशन करवाए, मैंने कहा इसका क्या ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन ये था कि डॉक्टर ने सिर्फ जो मौका या मसा बना उसको काट दिया। अच्छा, वो काम किसी दौर में नाई भी करता था। बड़ा गोश्त का इस्तेमाल जो है वो इन पेशेंट्स के अंदर जो बवासीर वाले इनके अंदर बड़ा हार्मफुल है। खास तौर पे लाहौर या मुख्तलिफ शहरों में आप देख लें कि ये सफेद चने जो है ना वो टनों के हिसाब से रोजाना खा जाते हैं। हाँ, तो फिर इनमें कुछ भी नहीं होगा। बच्चों में बवासीर का मसला आ जाता है, ये बच्चों में क्या रीजन हो सकती है? तिब्बे यूनानी के अंदर भी ये कहा जाता है कि ये बवासीरी जहर जो है खून के अंदर से उस मरीज में सरायत करता है और वो फिर उसकी अगली कई नस्लों तक वो कहते हैं जी चलता है। लेकिन अच्छा, ये तिब्बे यूनानी कहती है, तिब्बे नबी नहीं कहती और तिब्बे कुरानी नहीं कहती। अब जिसका खालिक अल्लाह हो, जिस चीज को बनाने वाला अल्लाह हो, उसमें कोई नुक्स हो सकता है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो पाइल्स की बीमारी है क्या ये मुकम्मल तौर पे खत्म हो सकती है नेचुरोपैथी में, या ये बार बार लौट के आती है? लेकिन कोई ऐसी खुराक जो वो इस तरह के लोग घर पे बैठ के खा सकें? ये जो लोग है ना जो कहते हैं हमें स्ट्रेस टेंशन रहती है, दिमाग में पता नहीं हर वक्त क्या होता है और समझ नहीं आती, और मतलब दिमाग खुश नहीं है, दिल खुश नहीं है, तो उनको कद्दू का मिल्कशेक कुछ दिन पिलाया जाए। प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको नॉर्मली जो है प्रेगनेंसी में बवासीर का थोड़ा सा मसला आ जाता है, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तानिया मलिक। आज हमारे साथ एक बार फिर नेचुरोपैथी डॉक्टर जमील भहरवी साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे एक जबरदस्त टॉपिक पे बात करने वाले हैं पाइल्स के हवाले से, जो बज़ाहिर देखने में तो ये बीमारी इतनी खतरनाक नहीं लगती, लेकिन आज डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ये इंसानी जिस्म में कौन कौन सी बीमारियां मजीद और पैदा कर सकती है और ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि बवासीर जो पाइल्स है वो क्या बीमारी है, ये कैसे पैदा होती है, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं? देखिए, पाइल्स जो है ना बवासीर, इसका ताल्लुक जो है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से है। ठीक है, मैदे से इसका ताल्लुक होता है। मैदे में जो कुछ हम डाल रहे हैं, जो कुछ खा रहे हैं, जिस तरह का फूड इनटेक कर रहे हैं आजकल खास तौर पे, चाहे वो हम घरों में हो या हम बाजार से जो भी कुछ खा रहे हैं, उसमें फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोजन फूड है, उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस्ड फूड है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हार्मफुल है मैदे के लिए। अच्छा, मैदे में जो तेजाबियत पैदा होती है वो तेजाबियत यानी गर्मी खुश्की पैदा करती है। ठीक है, और उसका इफेक्ट जो होता है ना वो हमारे उस खुराक में, यानी जो खुराक मैदे से जिगर में गई, मेटाबोलाइज हुई और उसके बाद वो तो खून में चली गई, और जो बाकी बची होती है खुराक उसमें से, वो हमारी छोटी बड़ी आंत के अंदर जाना है उसमें, और छोटी बड़ी आंत में जाके वो कुछ देर के लिए यानी कुछ घंटे उसने वहां घूमना है, छोटी से बड़ी आंत तक, फिर बड़ी आंत में फिर वो जाके नीचे वाले आखिरी उसके जो कॉलन है उसके अंदर, तो वहां पे जो है ना वो कॉन्स्टिपेशन का इशू बनता है। ठीक है, यानी मरीज को कब्ज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, कब्ज की वजह से ये पाइल्स कब्ज होती है। कब्ज क्यों होती है कि वो जो उसकी गर्मी खुश्की का आंसर था वो उसने जाके वहां पे आंतों में जो प्रॉब्लम जो है ना वहां पे उसने खड़ी कर दी। ठीक है, और उससे ये होता है कि एक तो कॉन्स्टिपेशन होगी, फिर वो जो तजाबियत है वो वहां पे इफेक्ट कर रही है, वो उस फुजला के अंदर है जो हमने खारिज करना था। ठीक है, तो वो फुजला देर तक रुका रहा और उसके बाद उसने जो आंत है हमारी इंटेस्टाइन, उसके अंदर उसने प्रॉब्लम शुरू कर दी। जैसे मुंह के अंदर छाले निकल आते हैं, मुंह पक जाता है, इस तरह से वो आंत वहां से पकना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब कितने एग्जाम है ये पाइल्स की? 2 एग्जाम जो ज्यादातर जिनको कहा जाता है, एक वो है जिसको बादी बवासीर कहते हैं,
ठीक और है। एक दूसरी वो है जिसको खूनी बवासीर कहते हैं। क्या फर्क है दोनों में? दोनों में फर्क ये है कि एक में खून आ रहा होता है, उसको ठीक खूनी है। बवासीर कहा जाता है, और ओके। दूसरी जो है वो बादी बवासीर, जिसमें मुंह के मस्से वगैरह जो है वो बनते हैं और ठीक है। अंदर जो है वो हाथ में बर्निंग सी होती है, जलन फील होती है ओके। और प्रॉब्लम बनती है। अच्छा, यहीं से मसाइल एक और भी जन्म लेते हैं, वो है फिस्चूला या फिशर का होना, बिल्कुल बिल्कुल। जिसके बाद जिसको बाद में बगंदर फोड़ा भी कहते हैं ठीक है। उर्दू में, हाँ, या हाँ। तिब के अंदर उसको बगंदर फोड़ा भी कहते हैं। ठीक है। तो वो भी प्रॉब्लम वहीं से बनती है, और वो ये होता है कि पकाने वाली जगह के बिल्कुल साथ एक और उसी तरह से जिस्म गलना सड़ने का अमल से गुजरता है और वहां पे एक ठीक है। और सुराख बन जाता है और उसमें से फिर मुख्तलिफ किस्म के गंदे जहरीले मादे वहां से निकलना शुरू हो जाते हैं। ओके। अच्छा, इसका हल जो है वो बहुत सारे तो ये सोचते हैं कि शायद इसका हल ऑपरेशन है, तो बहुत सारे लोगों ने डॉक्टर्स के पास जाकर ऑपरेशन भी करवाए, लेकिन उस ऑपरेशन के बावजूद भी मसाइल जो के तू रहे, क्योंकि ना तो डॉक्टर उसकी ग़िज़ा समझ रहा है कि इसको क्या खाना है और क्या नहीं खाना, किन चीजों से इसको रोकना है, शुड बी अवॉइड फॉर दिस एंड दैट, जो भी। और उसके बाद फिर वो उसको चाहिए कि वो उसके स्टमक का, मैदे के अंदर वाले मसाइल का, और वहां से एसिडिटी जन्म ले रही है और वो जो मेटाबोलाइज हो के और उसके बाद खून में भी जा रही, तो जैसे हमने जिक्र किया कि एच पेलोडी और किधर मसाइल जाते हैं, इसी तरह जब वो फासद मादे हमारे फुजला की शक्ल में हमारी छोटी बड़ी आंत में गए तो उन्होंने वहां पे प्रॉब्लम करना है, तो वो वहां पे प्रॉब्लम कर गए, कब्ज हो गई। अच्छा, लोग जो है ना वो कब्ज को बीमारी समझकर और वो सोचते हैं कि इसके लिए हम कोई टोटका, कोई ऐसी चीज के क्या करें जिससे हमारी कब्ज जो है ना वो रफा हाजत हमारी हो जाए, तो वो सिर्फ उस चीज पे लग जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये इसका ताल्लुक हमारे मैदे से और जिगर से है। ठीक है। अगर उसका निजाम ठीक होगा पीछे, तो सिस्टम ठीक होगा, तो फिर ये सारा कुछ ठीक है। नहीं डॉक्टर साहब, पाइल्स जो है वो कब्ज के अलावा भी किसी वजह से हो सकती है? देखिए, कब्ज उसका आंसर है, ठीक है, हो सकती है और कब्ज नहीं भी हो सकती, डिपेंड ऑन के उस आंत के अंदर वहां पे जाकर जो है वो अल्सर की पोजीशन बनी। ओके। जब अल्सर बना आंतों के अंदर, अल्सरेटिव कोलाइटिस भी इसको कहा जाता है, और आजकल उसके ऊपर एक और बहुत बड़ी बम्बारमेंट हो रही है, वो ये हो रही है कि डॉक्टर जो है वो धड़ाधड़ लोगों के जो है वो क्लोनोस्कोपी कर रहे हैं। अच्छा। क्लोनोस्कोपी करते हैं और उसके साथ उसकी बायोप्सी करते हैं। ठीक है। अब होता ही है कि वो जैसे इधर से कैमरा डाला ऊपर से तो स्टमक में गया, उसको व्यू किया, तो उसको एंडोस्कोपी कहा जाता है। इसी तरह वो नीचे से कैमरा डालते हैं और उसको क्लोनोस्कोपी कहा जाता है, कैमरा डाल के देखना है। तो भाई वो काम तो आपकी जुबान बता रही है, जुबान के ऊपर कट्स बता रहे हैं, आपकी तेजाबियत और एसिडिटी एसिड बता रहे हैं, और वो आपके पेशाब में भी एसिड जो है ना वो एसिडिटी आ रही, लेकिन वो नीचे से क्लोनोस्कोपी करके उसके ऊपर 40, 45, 50,000, 60,000 रुपए डॉक्टर क्लोनोस्कोपी का ले रहे हैं। और उसके बाद अच्छा, फिर मजे की बात देखें कि लोग जो है ना वो अभी तक इस बात को नहीं समझ रहे कि वो जब अंदर एक कैमरा गया तो उसके साथ एक और वायर भी जाती है, उसके अंदर वो आंतों में से छोटे छोटे कट लगाते हैं और वो कट लगा के उनको कटिंग करके, लास्ट आपने बताया था बायोप्सी, तो वो बायोप्सी करवाते हैं और वो उसके ऊपर अलग कोई 15,000 रुपया खर्च हो जाता है। और वो जो कट लगाए गए वो ये ढूंढने के लिए कि बवासीर है कि नहीं, पाइल्स है कि नहीं, या वहां पे अल्सर है कि नहीं, या वहां पे। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे सवाल आते हैं कि जो बवासीर की इलामात क्या हो सकती हैं, कैसे पता चलता है आपको कि बवासीर है? देखिए, एक तो पखाने वाली जगह पे जो है मकद के अंदर यानी वहां पे जलन का होना, बर्निंग, कब्ज की अलामत भी उसमें होती है। ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो पखाना जोर लगाने से आता है, सुद्धों की शक्ल में आता है, और उसके बाद उस जगह पे अलग मौके या मस्से से जो है ना वो बनते हैं। ओके। तो वो मसे बनते हैं या वहां से जो है गोश्त अलग एक बन जाता है, या जैसे मैंने कहा कि आगे केस बिगड़े तो फिशर फेस्टूला वाला भी पोजीशन बन जाती है। और उसके अलावा जो है ना वहां पे एक अजीब किस्म की उसकी अपनी एक है, मतलब केस ज्यादा बिगड़े तो उस पेशेंट से बैठा नहीं जाता। अच्छा। उसके बैठने में भी जलन महसूस करता है, जैसे मैं और आप बैठे हैं ना, तो बैठे हुए भी उसके नीचे तो जलन फील करता है अपनी उस हाथ में। ठीक है। अच्छा, और एक इसमें आप और भी काम बिगड़ता है, तो अगर वो आंतें हमारी जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाए, यानी असाबी इलामात की शक्ल इख्तियार कर जाए, एक्टोमॉर्फ हो जाए, तो फिर उसमें क्या होता है कि वो जिस्म जो है ना उसका वो बाहर निकलता है, यानी यूं पखाना करते हुए जिस्म तो वहीं रहना चाहिए, ऐसे पखाना हुआ और उसके बाद बंद हो गया, जिस्म बंद हो गया, लेकिन उसका नीचे जो है ना उसको आंच निकलना कहते हैं। नीचे उसकी जो आंत है वो आंत बाहर को इतनी 1 इंच 1.5 2 इंच बाहर लटक आती नीचे। ठीक है। अच्छा, वो उसके बाद जब वो पखाना हाजत कर लेते हैं
तो उसके बाद वो पेशेंट ये बताते हैं कि जी फिर हमने जगह तो धो ली, साफ कर ली, लेकिन वो कहते हैं जी अब वो जिस्म अंदर नहीं जा रहा। अच्छा। तो उसके लिए फिर वो अपनी उंगली के साथ जिस्म को अंदर जो है वो कर रहे होते हैं। इस हालत तक भी लोग जो है ना वो पहुंचते हैं और फिर मसाइल का शिकार है। ठीक है। अच्छा, ये जो बवासीरी जहर है, यानी जो बवासीर का वहां पे जो प्रॉब्लम होता है, ये मरीज के ब्लड के अंदर भी सरायत कर जाता है। अच्छा। आपका खून वहां पे गया सर्कुलेशन करते हुए, तो ये उसमें खून में शामिल हो रहा है। फिर जब वो खून में शामिल होता है तो इसको बवासीरी जहर जो है ना वो फिर खून में शामिल हुआ तो पूरी बॉडी के अंदर भी जो है वो फैलता है। इसके कोई ऐसे बैरूनी जैसे जिस्म के किसी और हिस्से पे इसके कुछ असरात वाज़ेह हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। उसके पहले मैदे पे है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे है, उसके पूरी बॉडी के ऊपर देखें ना, ब्लड जब वो पोल्यूटेड हो गया तो पोल्यूटेड ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कल तो कर रहे सर से पांव तक, तो वो जहां जहां उसकी कुव्वत मुदाफियत कमजोर होगी बेशुमार मसाइल पैदा करेगा। ठीक है। अच्छा, अब उसका हल ये है, उसका इलाज अगर हम उसको देखते हैं तो इलाज उसका ये है कि पहले तो उसके मैदे को ठीक किया जाए, मैदे के अल्सर को भी ठीक किया जाए, मैदे के अंदर जो तेजाबियत है उसको भी ठीक किया जाए, और उसके साथ साथ उसकी छोटी आंत या बड़ी आंत के अंदर जहां जहां भी अल्सर है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो उसको ठीक किया जाए, वहां उसको देखा जाए। ठीक है। और फिर उसके मुताबिक उसका इलाज हो, उसकी ग़िज़ा हो, उसकी परहेज हो। अब उसमें हमारे यहाँ ये है कि हम चटपटी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, तेज मिर्च मसाला जात बहुत खाते हैं। कोई भी चीज खा रहे हैं तो उसको मजीद, यानी खवातीन खासतौर पे उसके ऊपर और मसाला जात छिड़क के ना तो उसको तीखा करके जो है वो खाती हैं, चटपटा करके खाती हैं। फिर उसके बाद आगे हमारे ये जितने भी बारबेक्यू है और ये चिकन बोटी है, मलाई बोटी है और मुख्तलिफ किस्म के ग्रिल्स बारबेक्यूज जितने भी हैं। फिर उसके बाद आगे हमारी कढ़ाइयाँ जो हम खाते हैं, और खास तौर पे ये जो सुबह को चने, सब 80% लोग ये सब खाते हैं, लेकिन हर एक को तो ये मसला नहीं आता। नहीं, हर एक को ये नहीं होता, तो हर एक को मैदे का मसला तो है। किसी को मैदे का मसला है, किसी को लिवर का मसला है, किसी को छोटी आंत का मसला है, किसी को बड़ी आंत का मसला है। और अगर इधर कुछ भी उसको फील नहीं हो रहा तो उसके जो है ना वो मेंटल डिसऑर्डर तक तो काफी हद तक हुआ पड़ता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली होता है कि देखते हैं कि बवासीर हमारे जो हम लोग जानते हैं, अगर आपको पखाने के साथ खून आ रहा है तो इसको आपको बवासीर है, तो क्या हर तरह का खून आना जो है वो बवासीर की अलामत होती है? नहीं, देखें, ब्लड का आना वहां से कोई वजह तो है ना, वहां पे अल्सर है, उस अल्सर की वजह से ब्लड रिसता है, तो फिर वहां जाहिर बात है उसको आप जो है ना वो ब्लीडिंग तो हो रही है, उस ब्लीडिंग के पॉइंट से उसको देखा जाएगा। और फिर उसके बाद उसकी नब्ज देखी जाएगी, उसकी जुबान का कलर देखा जाएगा, जुबान के ऊपर कट्स देखे जाएंगे। तो जैसे हमने कहा ना कि वहां पे वो डाइजेस्टिव ट्रैक का इशू है, तो अगर वो अपर एक्सट्रीमिटीज की तरफ हुआ तो वहां प्रॉब्लम है, अगर वो लोअर एक्सट्रीमिटीज की तरफ हुआ तो वहां भी डाइजेस्टिव ट्रैक में प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल ठीक। और मसले बनेंगे। और खास तौर पे ये जो सुबह को बहुत ज्यादा नान और पूड़ियां या मैदे की बनी हुई चीजें, ये सफेद आटे की रोटी और ये जो गंदम की रोटी के बजाय जो हमें सफेद आटा, थैले के आटे की रोटियां और वो बोरी का आटा जो हमें सफेद वाला खाना पड़ रहा है, ये जो मसाइल है ना ये भी पैदा कर रहे हैं इसको। और खास तौर पे लाहौर या मुख्तलिफ शहरों में आप देख लें कि ये सफेद चने जो है ना वो टनों के हिसाब से रोजाना खा जाते हैं। हाँ, तो फिर इनमें कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली होता ये है कि जो बच्चों में बवासीर का मसला आ जाता है, जैसे छोटे बच्चे हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है। अगर उनका स्टमक ठीक है, उनको बहुत ज्यादा परहेज भी करवाया जा रहा है, लेकिन उनके जब वो स्टूल पास करते हैं तो उनको ब्लीडिंग होती है, ये बच्चों में क्या रीजन हो सकती है? देखिए, सम टाइम ना बच्चों में ये मामला कम है एज पर कम्पेयर टू एडल्ट या एज फैक्टर, जो बड़े लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, बच्चों में बहुत कम है। दूसरी बात ये है कि बच्चों को सम टाइम पखाना में खून किसी को भी, बड़े को भी आ सकता है, लेकिन वो सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो, 2-4 दिन पखाना ना आया और पखाना बहुत सख्त हो चुका हो, सुद्दे की शक्ल इख्तियार कर गया हो, जैसे वो पंजाबी च कहते हैं मेंगड़ा दी शक्ल, तो उस तरह से अगर उसको आएगा, जोर लगा के आएगा, तो फिर जो आंत है वो वहां से थोड़ा बहुत रैप्च कर सकती है। वो होता है पखाने के साथ थोड़ा बहुत लग के आना, ठीक है, वो और चीज है। ठीक है। और जो पाइल बवासीर है वो और चीज है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट हम लोगों ने कॉन्स्टिपेशन पे किया था पॉडकास्ट, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि जो आपके बवासीर में और आपकी कब्ज, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, कब्ज एक अलामत है कि आपको पखाना नहीं आ रहा। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि शायद पखाना ना आए, हाँ जी, तो इस ना आने का मतलब कब्ज है, हाँ जी, कॉन्स्टिपेशन है। अगर आप एक दफा में वॉशरूम गए 24 घंटे में बाद जब भी आप जाते हैं, आपकी रफा हाजत जो है वो अगर खुल के एक ही निशस्त में अच्छी तरह से नहीं हुई, ठीक है,
तो ये भी कब्ज की अलामत है। मिसाल के तौर पे कि एक वॉशरूम में गया, उसने रफा हाजत की और उसके बाद कुछ देर के बाद वो फिर फील करता है कि मुझे दोबारा पखाना आ रहा है, तो और मेरा जो है वो अभी खुल के जो है मेरा जिस्म साफ नहीं हुआ, ठीक है, मेरी आंतें वगैरह, पेट साफ नहीं हुआ, तो वो फिर जाता है, फिर थोड़ी और देर के बाद, घंटे बाद, आधे घंटे बाद वो फिर जाता है। तो अगर वो 2-3 दफा जा रहा है सुबह में, तो फिर जाके कहीं उसका जो है पेट अच्छी तरह साफ होता है, तो ये उसको मोशन नहीं लगे हुए, या उसके ये पेट लूज नहीं हो रहा, या पेट लूज नहीं हुआ, ये भी उसकी कब्ज की अलामत है। ओके, ये भी कब्ज होता है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि डॉक्टर इसको नहीं समझता, ये नेचुरोपैथिक जो डॉक्टर है या जो तबीब है वो समझता है और वो उसको उस तरीके से देखता है। लेकिन डॉक्टर जो है वो कहता है नहीं आपको ये बार बार जो मोशन आ रहे हैं आप ऐसा करें, इसके लिए वो डॉक्टर कहता है फ्लैजल खा लें। प्लीज आके मैं कहता है डॉक्टर ने फ्लैजल पे लगा दिया, डॉक्टर ने हमें एंटामेसोल पे लगा दिया, डॉक्टर ने हमें जो है वो मोडियम पे लगा दिया, लोमोटेल पे लगा दिया, या उसने हमें कोई भी कॉन्स्टिपेशनल ड्रग जो है वैसी दे दी कि आपको आपके जो मोशन आ रहे हैं वो रुक जाए। तो वो तो पहले ही कब्ज का मरीज है, उसकी रफा हाजत खुल के नहीं हो रही, तो वो इन दवाइयों की वजह से वो और मसलों का शिकार। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको नॉर्मली जो है प्रेगनेंसी में बवासीर का थोड़ा सा मसला आ जाता है, इसकी क्या वजह है? देखिए उसमें भी कब्ज की वाज़ेह अलामत आई। ठीक है, वो भी कब्ज होती है, बवासीर नहीं होती। कब्ज होती है और कब्ज की वजह से वहां से आ रहा होता है, ब्लड आ रहा होता है, लेकिन आंतों से खून का रिसना या वहां पे जलन, बर्निंग होना, और उसके बाद वहां पे दर्द या सुई पेन का होना उस एरिया में, या वहां पे मोके या मसे बनना, ठीक है, ये बवासीर की अलामत है। ओके, ठीक है। यानी प्रेग्नेंट लेडीज में अगर ये ब्लीडिंग हो रही है तो इट्स नॉर्मली कब्ज की वजह से हो सकती है? नहीं, लेकिन वो अगर बवासीर होगी या इस तरह के इशू है साथ, तो वो उसका इलाज भी ले ना, वो खाली कब्ज की दवाइयों पे ना रहे कि वो कहेंगे जो ओके बात हमारी कब्ज ठीक होनी चाहिए, हम उसके लिए कोई दवाई लेते हैं। ठीक है। अच्छा अगर डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि इसमें नेचुरोपैथी में बवासीर का क्या इलाज है? देखिए नेचुरोपैथी के अंदर हम ये देखते हैं कि पेशेंट का पहले मिजाज, इंटरनल बॉडी केमिस्ट्री, उसका टेम्परामेंट, मिजाज, फिर उसके मुताबिक वो तजाबियत किस लेवल की है, कितनी है, उसमें गर्मी खुश्की का आंसर कितना है, फिर उन मिजाजों को चेंज किया जाता है ऐसी दवाइयों के साथ। तो उसके साथ ये उसके मैदे का मसला ठीक हो, मैदा ठीक हो, खुराक को डाइजेशन सही करे, तजाबियत और वो जो बन रहा है वहां पे वो खत्म हो, और उसका इफेक्ट जो छोटी बड़ी आंत पे जा रहा है वो भी ठीक हो, और उसके बाद जो उसको ब्लीडिंग अगर होती है तो ब्लीडिंग भी रुक सकती है। और अगर उसके वो दूसरी वाली है बादी बवासीर है जिसमें जलन होना या दर्द का होना, बाज दफा दर्द इतनी टीस वाली होती है कि उसके लिए बैठना मुश्किल होता है, उसके लिए चलना फिरना मुश्किल, उसका अदाबे जहां बने होता है उसके लिए वो काम है। तो उन चीजों को तिब के अंदर ऐसी बेहतरीन चीजें मौजूद हैं जिसके साथ, और कोई ये जो होता है ना कहते हैं जी हमने वो, मेरे पास भी पेशेंट आते हैं ना तो वो कहते हैं जी हमने तो इसके बड़ी ऑपरेशन करवाए। मैंने कहा इसका क्या ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन ये था कि डॉक्टर ने सिर्फ जो मौका या मसा बना उसको काट दिया। अच्छा वो काम किसी दौर में नाई भी करता था, अच्छा किसी दौर में नाई करते थे, अब वो काम डॉक्टरों ने ले लिया, तो अब वो डॉक्टर काट देता है, लेकिन ऑपरेशन का एक लाल बत्ती जलनी चाहिए, बाद में पैसे जिसने मर्जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बवासीर की हम कहते हैं नॉर्मली इसकी सर्जरी ही होती है, ज्यादातर जो है सर्जरी की तरफ ही बात जाती है, तो ये सर्जरी किस तरह से होती है और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं सर्जरी के? देखिए वो मसे काटता है, मोके काट देता है जो बने हुए, ठीक है, अगर वो बादी बवासीर है या वो फिस्टुला या फिशर बना हुआ है तो उसको वो रिपेयर कर देता है, और उसको थोड़ा ऑपरेशन किया, जो गला सड़ा जिस्म था उतने को काटा, उसके पास पट्टी शट्टी की या स्टिच कर दिए, बस इतना ही काम। ठीक है। अच्छा ये काम करने के बाद फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा ये दोबारा प्रॉब्लम, फिर अगेन एंड अगेन वो चीज रिपीट हो रही है, बार बार वही मसला हो रहा है, तो डॉक्टर जो है वो सर्जरी कर रहा है लेकिन वो रूट कॉज नहीं देख रहा कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर उसके रूट कॉज से जाके, मतलब हम नेचुरोपैथी के अंदर जो है ना, या तिब के अंदर या तबीब जो है वो उसको ठीक करता है उसके रूट कॉज से जाके, तो हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। लेकिन अगर वो ऑपरेशन करवाता है, लेकिन अगर उसको ब्लीडिंग वाली है, अगर ब्लीडिंग हो रही है कि वो अगर जो है वो स्टूल पास कर रहा है, उसको ब्लीडिंग हो रही है, उस सूरत में भी तो सर्जरी की जाती है। नहीं सर्जरी फिर भी गलत है, वो ब्लीडिंग उसकी जो है बड़ी जल्दी रुक सकती है, कोई मुश्किल तो नहीं है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग रुकना कौन सा मुश्किल है? अच्छा ठीक है। तो वैसे भी नेचुरोपैथी में तो कोई सर्जरी नहीं होती, राइट? होती नहीं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये विरासती हो सकती है, आपको विरासत से मिल सकती है? विरासत के मामले में
हर स्कूल ऑफ थॉट की ना अपनी अपनी एक राय है। ठीक है। अच्छा, ये विरासती बात जो है ना, जब मैं इसको कुरान से देखता हूँ, किसी भी बीमारी को जो मौरूसी है, विरासती है, जेनेटिक है, ये कुरान में अल्लाह ने इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। लेकिन कुरान तक जिसकी रसाई नहीं है वो क्या करे? वो तो कहेगा हाँ, जो गोरे ने कह दिया, जो काले ने कह दिया, वो जो थ्योरी आ गई बस वही ठीक है। ठीक है। मतलब बहुत सारे यानी तिब्बे यूनानी के अंदर भी ये कहा जाता है कि ये बवासीरी जहर जो है खून के अंदर से उस मरीज में सरायत करता है, और वो फिर उसकी अगली कई नस्लों तक वो कहते हैं जी चलता है। लेकिन अच्छा, ये तिब्बे यूनानी कहती है, तिब्बे नबी नहीं कहती और तिब्बे कुरानी नहीं कहती। ठीक है। अच्छा, एलोपैथिक भी यही कुछ कहती है, होम्योपैथिक वाले भी यही कहते हैं विरासती मौरूसी जेनेटिक होता है। यानी आप अपनी थ्योरी में नहीं है, आप दूसरे की थ्योरी के अंदर बात सुन के आप उसको पल्ले बांध रहे हैं। तो भाई आप अपनी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आपकी थ्योरी क्या कहती है। ठीक है। सबसे बड़ा फैसला ना तानिया, ये मेरे अल्लाह का है जो कुरान में उसने दिया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि वह तीन व जैतून व तूर सिनीन व हाज़ल बलदिल अमीन, यानी और इंजीर की कसम और जैतून की कसम और तूर सीना की कसम और बलदिल अमीन, अमन वाले शहर बलद, मक्का का पुराना नाम बलद भी था, तो बलद की कसम, अमन वाले शहर मक्का यानी बलद की कसम। क्यों अल्लाह ने कसमें उठाई? अगली आयत में अल्लाह ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को अहसन तकवीम तख्लीक किया। अब जिसका खालिक अल्लाह हो, जिस चीज को बनाने वाला अल्लाह हो, उसमें कोई नुक्स हो सकता है? डेफिनेटली नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, फिर अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, कि वो जो फिर जो जमीन पर जो कीड़े मकोड़े रेंगते हैं, जो चीजें जमीन पर रेंगती हैं, अल्लाह फरमाता है कि वो जो चीजें जमीन पर रेंगती हैं, इंसान उनसे भी निचली से निचली सतह पर चला गया। अल्लाह ने नहीं भेजा, बिल्कुल चला गया। अल्लाह ताला तो कुरान में फरमा चुके कि हमने तो अहसन तकवीम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तकवीम, कि हमने तो अहसन तकवीम तख्लीक किया। फिर सूरह मुल्क की आयत में आ जाए तो अल्लाह फरमाते हैं जाओ जो कुछ मैंने कायनात में बनाया देखो, मुशाहिदा करो, गौर करो, ठीक है, क्या इसमें इंसान तुम्हारे समेत देखो, क्या इसमें तुम कोई कमी कोई नुक्स पाते हो? फिर अल्लाह फरमाते हैं फिर देखो, अगर नहीं देख सके या तुमने तवज्जो नहीं दी तो फिर अल्लाह चैलेंज कर रहे हैं, फिर देखो, बार बार देखो, क्या तुम्हें कोई कमी कोई नुक्स नजर आया? जी। तो अल्लाह खालिक है, वो चीज ये सारा कुछ कारीगरी उसकी है, तो उसके यहाँ तो नुक्स वाली बात ही नहीं हो सकती। बिल्कुल बेशक। अच्छा डॉक्टर साहब, कहा जाता है कब्ज बवासीर की माँ है। अभी कब्ज की वजह से बवासीर होती है, जो कि अभी तक मैं तो क्लियर नहीं इस चीज में हो सकी। बवासीर बेसिकली आपको आंतों की बीमारी है, आंतों की अल्सर की बीमारी है, ठीक है, उसमें कब्ज हो सकती है, कब्ज होना एक अलामत है, कब्ज एक अलग चीज है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस है, यानी आंतों के अंदर अल्सर का होना। अगर वो अल्सर वहां से फट गया, रैप्च कर गई आपकी आंत, तो खून निकलेगा, खून रिसेगा, तो खूनी बवासीर होगी। और अगर वहां पे वो खून नहीं रिसा, लेकिन वो आंत अंदर से पक गई, छाले बन गए, मोके या मसे बन गए, तो फिर उसको वो बर्न करेगा, बर्निंग करेगा, वो जलन करेगा, वो पेन भी करेगा, और उसको कहते हैं बादी बवासीर, उसमें खून नहीं आता। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है जो आप समझते हैं कि ये मेन कॉज हो सकता है इसकी वजह से बवासीर? सबसे बड़ा सोर्स मैदा है। एक तो इसको हमें अपनी जिंदगी से मैदे का इस्तेमाल, मैदा मुख्तलिफ चीजों में, जिन जिन चीजों में मैदा इस्तेमाल हो रहा है अपनी लाइफ से निकाल दें, ठीक है। इसी तरह से खास तौर पे ये जो चिकन है, ब्रायलर मुर्गी, इसका पता है आपको कि ये कितना हार्मफुल है, ये कितने मसले हैं इसके अंदर। तो ये जो चिकन है, उसके बाद चावल है, चावल में भी आर्सेनिक आ चुका हुआ है, ईस्ट्रोजन हार्मोन के टीके मुर्गियों को लगाए जा रहे हैं, और ये जो इंजेक्शन लगते हैं इनको, उसकी वजह से ये बड़ी तेजी से ऐसे करके फूल के 2 किलो की एवरेज के साथ मार्केट में आ रही है, ठीक है, और कोई 20-21 दिनों में तैयार हो जाती है। तो वो जो इंजेक्शन इसको एस्ट्रोजन हार्मोन का लग रहा है, उससे फूल रही है। जैसे हमारे यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग वेट लिफ्टिंग के लिए क्लब जाते हैं, ठीक है ना, जिम ज्वाइन किया, और उसके बाद फिर अपने बड़े मसल्स बना रहे होते हैं, तो वो सारा कुछ वो भी केमिकल हार्मोनल और ऐसे फूड सप्लीमेंट ले रहे होते हैं। इसी तरह ये मुर्गी को भी ऐसे किया जा रहा है।
और उसके साथ साथ इसके अंदर जो है ना वो कार्सिनोजन जो है वो भी बहुत आ चुका हुआ है, जो कि कैंसर का सबब भी बनता है, इसी मुर्गी के अंदर है। फिर वो जो ईस्ट्रोजन हार्मोन के इंजेक्शन लगते हैं, जो हार्मोनल इनको दवाई वो करी जा रही है इनके अंदर, वो हम भी खा रहे हैं उसी मुर्गी को, और वो खाने के बाद वो हमारी बॉडी के हार्मोन को डिस्टर्ब करता है। ऐसा ही है। मैं अब मेल हूं, आप फीमेल है, तो दोनों के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन दोनों के अंदर है, तो दोनों का एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बैलेंस नहीं रहेगा, उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आएगी, एबनॉर्मल हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मसला बनेगा। तो फिर क्या होगा, अगर वो खातून है तो उसके अंदर गायनी के बेशुमार मसाइल आएंगे, उसको लिकोरिया हो गया, उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं सिस्ट बन गई, फेब्रॉइड बन गए, मेसेस बन गए, रसोलियां बन गई, गिल्टियां बन गई, इस तरह की चीजें, उसकी यूट्रस बल्कि हो गया, यूट्रस का साइज बढ़ गया, यूट्रस के अंदर कई सारे इशू हो गए, यूट्रस का रहम जो है वो नीचे गिर गया, वो ऐसी भी पोजीशन बनती है उसमें। ठीक है। अच्छा, एक तो ये, फिर उसके साथ साथ इनमें जनाना बांझपन जो है, इनफर्टिलिटी बहुत हो रही है खवातीन के अंदर, इसी चिकन ब्रायलर की वजह से, जो उसके अंदर वो हार्मोन जो उसको थेरेपी की जा रही। अच्छा, वो प्रॉब्लम आई, उसके साथ उनका मोटापा आया, उनके एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ जो थी वो आ गई, तो लॉट ऑफ इश्यूज हैं। अच्छा, वक्त से बहुत पहले बच्चे जो है ना वो बालग हो रहे हैं, बच्चियां बालग हो रही हैं। अच्छा, वही काम अगर मर्द के अंदर हुआ, लड़के में हुआ या मर्द के अंदर हुआ, तो उसके अंदर उसके एस्ट्रोजन हार्मोन डिस्टर्ब हुए, तो उसके अंदर भी मर्दाना बांझपन आया, उसके अंदर भी इनफर्टिलिटी आई। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि आगे वो जल्दी जो है ना वो कपल जो है वो जब शादी होती है तो वो जल्दी बच्चे नहीं पैदा हो पा रहे उनके, एक ये बड़ा इशू आ रहा है। अच्छा, दूसरा ये आ रहा है कि अमल नहीं हो रहा, अगर अमल हो भी जाए तो बड़ी जल्दी जो है ना वो मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है। या ये ब्रॉयलर मुर्गी से हाँ, या वो जो बच्चा है जो वो ग्रोथ नहीं कर रहा, तो फिर वो कहते हैं जी बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई, फिर क्या करना है, कहते हैं जी ऐसा करें आप सिजेरियन करवा दें, इसको वो सॉरी अबॉर्शन करवा दें, तो वो उसका अबॉर्शन हो जाता है। ठीक है। केस बहुत ज्यादा आगे चला गया हो तो फिर सिजेरियन वाली बात भी आती है 7वें महीने में जाके, लेकिन उससे पहले वो अबॉर्शन हो जाए। ठीक है। अच्छा, वो अबॉर्शन भी करवाए जाते हैं। ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा? ना माँ की खुराक ठीक है, ना बाप की खुराक ठीक है, ना दोनों की, उस कपल की खुराक ठीक है, और वो सारे ऑल फोल जो चीजें हम खाई जा रहे हैं धड़ाधड़, मतलब ये जितनी बेकरी आइटम्स हैं सारी की सारी हार्मफुल है, लेकिन हम उस पर लगे हुए हैं। इसी तरह फिर आ जाता है फास्ट फूड, इसी से बनता है, इसमें बर्गर आ गया, इसमें पिज्जा आ गया, इसमें शवारमा आ गया, तो वो सारा मैदा यूज हो रहा है। तो इसके अलावा बड़ा गोश्त का इस्तेमाल जो है वो इन पेशेंट्स के अंदर जो बवासीर वाले इनके अंदर बड़ा हार्मफुल है, नुकसानदेह। अच्छा। इनके जलन शुरू हो जाती है। ठीक है। वो कहते हैं अच्छी खासी बवासीर रुकी हुई थी, 4-6 महीने हमारे अच्छे गुजर गए, बस बड़ा गोश्त कहीं खा बैठे तो काम बढ़ गया। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, नॉर्मली कहा जाता है कि मोटापा आ जाने की वजह से, वजन बढ़ जाने की वजह से, या बहुत देर बैठे रहने की वजह से, बैठ के नॉर्मली काम किया जाता है उसकी वजह से भी बवासीर हो जाती है, तो इसमें कितना फैक्ट है? नहीं, मोटापा आने से या बैठे रहने से तो बवासीर नहीं बनेगी। मोटापा या बैठे रहने से बवासीर जो हम खाते हैं जिस तरह की चीजें उसी से बनेगी। मोटापा क्यों आ रहा है? खाया और बैठे रहे, ठीक है, खाया और लेट गए। लेकिन मोटापा डायरेक्टली जो है बवासीर का कॉज नहीं, वो कॉज नहीं करेगा, कॉज तो उसका डाइजेस्टिव ट्रैक करेगा, उसके अंदर खुराक करेगी और उसके अंदर एसिडिटी और तेजाबियत करेगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि इसमें सर्जरी का ही कहा जाता है, भाई सर्जरी करानी है, नेचुरोपैथी में आप ये बताएं कि खुराक क्या बताई जाती है कि जो है जिससे सर्जरी से बचा जा सके, और नॉर्मली जाहिर सी बात है पेशेंट आपके पास आएंगे, आप उनको देखेंगे तभी आप दवाई सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी खुराक जो वो इस तरह के लोग घर पे बैठ के खा सके? देखिए, पहली बात है कि उन्हें अवॉइड करना चाहिए सुरख मिर्च से, ठीक है। उसके बाद उनको अवॉइड करना चाहिए टमाटर से, ठीक है, लौंग और बड़ी इलायची से, कड़ी पत्ता से, जायफल जलवत्री से, मसाला जितने भी मसाला ये नहीं लेना, जो बोल रहा हूँ वो नहीं लेना। अच्छा, उसके बाद उनको अवॉइड करना चाहिए बड़े गोश्त से, उसके बाद चिकन से, और ये जो बारबेक्यू तिक्का पार्टियां और जो बुफे सिस्टम और इस तरह के बाजारी खाने, उनसे भी अवॉइड करना चाहिए। उसके साथ साथ उनको आलू से अवॉइड करना है, चावल से अवॉइड करना है, गोभी से अवॉइड करना है, मटर से अवॉइड करना है, पालक से अवॉइड करना है, बैंगन से अवॉइड करना है। मतलब ये वो चीजें जो मरीज मतलब खाता है तो और मसला उसका तेजी से बिगड़ता है, बढ़ता है। उसको चाहिए कि वो कद्दू की तरफ जाए, वो कद्दू ले, टिंडे ले, घिया तोरी ले, मूली, गाजर, शलजम, पेठा कद्दू ले, ठीक है, इन चीजों की तरफ जाए। और दालों में वो सिर्फ मूंगी की दाल और
छिलके वाली, और उसके बाद काले चने शोरबे वाले बने हुए ये ले सकता है। ठीक है। सफेद चने उसको नहीं लेने चाहिए, दाल माश नहीं उसको लेनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो मसूर की दाल है उसपे उसको अवॉइड करना चाहिए। सफेद चने और चने की दाल से उसको अवॉइड करना। लेकिन अगर बवासीर है किसी को तो उस सूरत में सबसे बेहतरीन चीज क्या हो सकती है खाने के लिए? देखिए ये वरी करता है, डिपेंड, हर एक की डिफरेंट कंडीशन है। उसके पीछे वो खाली बवासीर नहीं, उसके पीछे मैदे का अल्सर है, उसके पीछे उसकी तेजाबियत है, एसिडिटी है, लिवर का इशू भी बीच में आ सकता है। लिवर प्रॉपर वो हरारत नहीं दे रहा, खुराक देर तक वहां पड़ी रही, बासी हो गई, ताफन हो गया, और उसने वहां पे पाइल्स बवासीर का इशू कर दिया। तो डिपेंड करता है, इसमें भी तीन मिजाज है बवासीर के भी, मिजाज पॉइंट ऑफ व्यू से, जो उसका जब आप नब्ज देख के बताते हैं तो उसके मुताबिक उसकी ग़िज़ा होगी, उसके मुताबिक उसकी खुराक होगी, उसके मुताबिक उसका परहेज होगा, और उसी के मुताबिक उसकी दवाई होगी। ठीक है। कोई एक फिक्स नहीं है कि फलां ये कर लेगा तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है। तो वो डिफरेंट है, वेरी करती है। मैं इसलिए नहीं बताता इसको कि पेशेंट को देखकर या सुनकर या उससे बात करके बताना। और लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब कोई ऐसी खुराक तो हो ही सकती है ना? अभी बताई तो है मैंने, जो आपको दलिया नहीं, वो तो आपने बता दिया ना कि सब्जियों में बता दिया, बकरे का गोश्त। लेकिन एक ऐसी चीज बहुत मुफीद है, लाइक अगर कोई सब्जियां नहीं खाता तो उस दौरान जैसे उसको दलिया खानी है, चाहिए ना, वो नहीं खाता तो वो उसको खानी चाहिए, नहीं खाता तो लाती यहाँ तक पहुंचे। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, कद्दू का मिल्क शेक बहुत अच्छा है उनके लिए। ठीक है। कि कद्दू लें छोटे साइज का, उसको दूध में डाल के उसको शेक करके कद्दू का मिल्क शेक बना लें। ठीक है। और वो बड़ा कमाल की चीज। राइट। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो पाइल्स की बीमारी है, क्या ये मुकम्मल तौर पे खत्म हो सकती है नेचुरोपैथी में, या ये बार बार लौट के आती है? देखिए नेचुरोपैथिक जो तरीका इलाज है, ये वाहिद तरीका इलाज है दुनिया में जो बीमारी को उसके रूट कॉज से जाके ठीक है, मतलब जड़ से खत्म कर देता है बीमारी, और उसके बाद वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं आती, क्योंकि उसका सिस्टम ठीक होता है। बाकी जो तरीका इलाज है उसमें वो क्या होता है, वो तो सारी मतलब होम्योपैथी जो है वो लामात पे बेस करती है, और एलोपैथिक जो है वो किसी पे बेस नहीं करती। वो तो कहते हैं बस दवाइयां अंधाधुंध खिला दें, एंटीबायोटिक दे दें, फला दे दें, कभी कुछ दे दिया, नहीं हुआ, कोई समझ नहीं आई तो स्टीरॉइड डॉक्टर दे देते हैं। तो वहां पे प्रॉब्लम बार बार आ रही। वो एंटीबायोटिक जो देता है वो एंटीबायोटिक और ज्यादा नुकसान नहीं उसके लिए, ठीक है, हार्मफुल है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि जो पाइल्स है वो किन लोगों में ज्यादा हो सकती है, नौजवानों में या जो बढ़ती उम्र के लोग हैं उनमें? देखिए ये डिपेंड करता है कि उसकी खुराक जो भी हमने डिस्कस की है ना, वो खा किस तरह की चीजें रहा है। ठीक है, फिर उस हिसाब से देखा जाए तो नौजवानों में ज्यादा हो सकता है ये मसला। हाँ तो हो रही है ना, नौजवानों में भी हो रही है, बूढ़े अभी फिर भी ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज जो है ना वो बड़ी फायदेमंद होगी, वो ये होती है कि इनको चाहिए कि ये गर्म दूध में देसी घी डाल के जो है ना वो पिए रात को, बहुत अच्छा इनके लिए। लेकिन गर्म दूध में जब देसी घी डाल के पिया जाए तो उसके बाद इनको चाहिए कि ये 2 घंटे कम से कम पानी ना पिए उसके बाद। ठीक है, ठीक हो गया। और दूध में हल्दी डाल के भी ली जा सकती है। हल्दी का वैसे भी कावा बना के लिया जा सकता है। अगर उनको पेन बहुत ज्यादा होती है, जलन बर्निंग होती है, तो हल्दी लें 1 चम्मच और 1 चम्मच साबुत सूखा धनिया लें, दोनों को मिक्स करके तो उसका वो 1 गिलास पानी में उसको अच्छी तरह जोश दें, और उसके बाद वो 1 गिलास पानी गरम गरम उनको छान के नीम गरम उसको पिलाया जाए, उनके लिए वो बहुत अच्छा, बहुत फायदेमंद है। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ नौजवान इस तरह के हैं, अगर उन्हें ये प्रॉब्लम आ भी रही है ना तो वो शर्म महसूस करते हैं इसको डिस्कस करते हुए, तो उन नौजवान के लिए एटलीस्ट वो घर पे रहते हुए इसकी क्या प्रिकॉशंस हो सकती हैं, वो क्या इसको कंट्रोल कैसे एटलीस्ट कर सकते हैं, और किस लेवल पे जाके वो डॉक्टर से रुजू करें? देखिए बात यह है कि कहते हैं कि दाई से पेट नहीं ना छुपाया जाता, तो मुआलिज के साथ भी आप अपने आप को सिंसियर करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। वरना जो इस तरह शर्माते रहते हैं ना, वो बाद में वहां पे आंतों के कैंसर तक जा पहुंचते हैं। अच्छा। मैदे के कैंसर तक जा पहुंचते हैं। ठीक है। मसाइल ही मसाइल है। शर्माना किस बात के, जाके डॉक्टर से बात करनी है, बात खत्म होगी, वो चेक करेगा, देखेगा, या आप मालिश को मिले, तबीब को मिले जो आपको फायदा करे। हमने अपने यहाँ पे तबीब का रोल जो था उसको मसक कर दिया हुआ है। लेकिन अब आप वो देख लें कि आप डॉक्टर को छोड़कर तबीब की तरफ आ रहे। तो पहले आपको तबीब से निकालकर, तिब से निकालकर आपको इस फरंगी तिब की तरफ कौन लेकर गया? ठीक है। तो उसको भी उस बात को भी समझना पड़ेगा ना, गौर करना पड़ेगा। तो सो बात यह है कि हमें तिब और उसके तबीब के किरदार को, नेचुरोपैथ को या नेचुरोपैथिक डॉक्टर को जो है वो मालिज को समझना पड़ेगा, जो आपकी बीमारी को ठीक कर सकता है, मुस्तकिल बुनियादों पे ठीक कर सकता है, और आपको आपकी बीमारी वो नज़ला जुकाम से लेके कैंसर तक कोई भी हो
वो आपको ठीक कर सकता है, उन बीमारियों से निकाल सकता है, क्योंकि उसको गिजा का भी पता है, उसको परहेज का भी पता है, लाइफस्टाइल का भी पता है, और खास तौर पे वो आपके मतलब दवाई जो है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से आपको फितरत के करीब लाकर ठीक कर सकता है। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, हम घरेलू टोटके इस्तेमाल करने शुरू कर देते हैं कि पाइल्स हो गया है, पाइल्स में ये खा लें, ये खा लें, इस तरह से कर लें, तो उस सूरत में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए ये कंट्रोल किया जा सकता है इसको घरेलू टोटकों से? नहीं, देखिए मैं टोटकाइज्म के बहुत खिलाफ हूँ इस हवाले से। ठीक है। कि ये जो टोटके है ना, मतलब मैंने आपको कोई चीज बताई, तो पहली बात तो ये, अगर मैं आपको तिब्बे नबवी से बता रहा हूँ या तिब्बे कुरानी से कुछ बता रहा हूँ, तो हमें हमारे लिए ना वो शेम फॉर अस कि हम उसको उस तिब्बे नबवी को या उस तिब्बे कुरानी को हम टोटका कह रहे हैं। पहले तो ये हमें शर्म आनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर किसी ने कोई आपको कुछ चीज बताई है, मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा तो वो सिर्फ आपके लिए, ठीक है, अगर आपको फर्क पड़ा तो उसका ये मतलब नहीं तानी आगे सबको बताए। अब हो क्या रहा है, जो मसला इस वक्त हो रहा है, एक तो अगर किसी तरह से कब्ज का मसला हल होता है ना, तो वो आगे कहीं भी बैठा होगा तो वो ऐसे लगता है जैसे ये हकीम लुकमान का बड़ा साहब ज्यादा यही है, वो सारों को बता रहा होता है यार मैंने फलां चीज ली, आप भी लो यार, ये कब्ज बड़ी यार कमाल की करेगी। एक वक्त आया कि इसबगोल का छिलका जो है वो इस मुल्क में अंधाधुंध बिक रहा है और लोग रोजाना धड़ाधड़ खा रहे हैं, और इसबगोल का छिलका रोजाना इस्तेमाल करना अपने साथ इस हद तक जुल्म है कि हमारे जोड़ों में दर्दें शुरू हो जाती, हमारे पट्टों में खिंचाव आ जाता है, क्योंकि उसका मिजाज जो है वो सर्दी की तरफ लेकर जाता है। अच्छा। और हम धड़ाधड़, किसी ने हमें ये कह दिया कि जी आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, किसी ने हमें कह दिया पेट नहीं बढ़ेगा, किसी ने हमें कह दिया इससे मोटापा नहीं आएगा, किसी ने कहा हमारी कब्ज नहीं होने देगा, किसी ने कहा ये आपकी खुराक को हजम करेगा और फलाना करेगा। तो हम जो है ना धड़ाधड़ इसबगोल के पीछे पड़ गए। लेकिन वो तो किसी ने बिजनेस करना था, उसने ये बातें फैलाई और हम धड़ाधड़ उसके पीछे लग गए। अब भी बहुत सारे लोग हैं जो इसबगोल का छिलका रोजाना लेते हैं, तो फिर मैं उनको कहूं कि आपको जो जोड़ों में दर्दें आई वो क्यों आई, आपके कमर में दर्दें निकली तो क्यों निकली, आपके घुटने खराब हो रहे हैं तो क्यों हुए, आपके टांगों पे चला नहीं जा रहा तो क्यों हुआ, तो कहेंगे पता नहीं जी। तो वो जो इसबगोल का छिलका रोज खा रहे थे, ये उसने आपके मिजाज में ठंडक और वो चीज पैदा की, और उसके बाद आपकी ठंडक की वजह से, उसकी वजह से आपकी रुतूबात जम गई, रुक गई और आपके लिए मसला पैदा हो गया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि जैसे अगर वो आपने दो तरह की बताई है, जिसमें जैसे वो मोके वगैरह निकल आते हैं, तो उसमें भी नेचुरोपैथी में सर्जरी नहीं की जाती है, उसमें उस सूरत में आप कौन सी मेडिसिन देते हैं? देखिए, दवाई दी जाए उसके मोके मसे ठीक हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, होते वो हमें काटने की जरूरत नहीं, काटना नहीं है वो तो, अगर कुछ ज्यादा मसला हो तो हमारे पास उसकी मरहम होती है, हमारे पास उसकी दवाई होती है बकायदा ऊपर लगाने के लिए। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा मौका बन जाता है अगर, तो कि नेचुरोपैथी में भी जरूरत पड़ जाए कि जख्म खराब हो रहा है, उसकी सर्जरी ही जरूरी है, क्योंकि कुछ जड़ें भी तो फैली होती है ना इस चीज की, ऐसा पॉसिबल है? तो जब वो डॉक्टर जो है वो ऑपरेशन करता है तो उसके बाद वो रूट्स और इन चीजों को देखता है पीछे तक कि वो क्यों बना, इसके पीछे रीजन क्या था, रूट कॉज क्या था। वो तो काटने की बात करे, वो तो काटने के पैसे लेता है। नेचुरोपैथी में किसी भी सूरत में कभी भी सर्जरी की जो है ना वो पेशेंट को ही नहीं की जाती कि आप जाके सर्जरी करवा लो। नेचुरोपैथ जो होता है, जो तबीब होता है, वो करना जानता है, उसको ठीक करता है। ठीक है। ऐसे कैसे मुमकिन है कि ठीक ना हो और वो कहे कि जी वो रिकमेंड करे कि अब नहीं ठीक हो रहा, जाके सर्जरी करा लो। ठीक है। सर्जरी तो है ही नहीं। ठीक है। जी बताएं। सर्जरी जो है ना वो किसी भी चीज का हल नहीं है। सर्जरी सिर्फ सर्जन बन गई और सर्जनों ने सर्जरियां करनी है तो पैसे लेने, ठीक, वो हर काम में सर्जरी कहते हैं। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि नेचुरोपैथी में जब आपने प्रॉपर तरीके से इसका इलाज कर दिया, एक तो ये बताएं कि दोबारा से बवासीर की प्रॉब्लम आपको क्यों हो जाती है, दूसरा ये कि जब आपने इलाज कर दिया तो फिर कौन सी एहतियात जो है वो हमें करनी चाहिए ताकि दोबारा मसला ना हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि नेचुरोपैथी में जब कोई इलाज होता है ना तो वो मर्ज दोबारा वापस नहीं लौटता। ठीक है। अच्छा। नंबर 2, उसकी वजह ये होती है कि हमने उसको इलाज के दौरान ही हमने उसको इस कदर वो ट्रायल बेस के अंदर उसको ग़िज़ा को इस तरह फोकस किया होता है शुरू में, तो वो इलाज जैसे जैसे होता जाता है उसको भी समझ आती है कि मैंने कौन सी चीजें जिंदगी में नहीं खाई, कम खाई और अब मुझे खानी पड़ गई, तो अब मैं इनको जिंदगी का हिस्सा बना के रखूं। ये भी जैसे लोग, मतलब मिसाल के तौर पे कद्दू की हम बात करें तो कितने लोग हैं जो इस वक्त कद्दू खाते हैं और कितने हैं जो कद्दू खाते ही नहीं है, तो अब उनको खाना पड़ रहा है। कद्दू का शेक, तो जब वो बैलेंस कर लेते हैं,
आप मेरी तरफ हो, मैं आपको कद्दू का शेक पिलाऊं, आपको आप एंजॉय करेंगे, आप कहेंगे हाँ क्या मजेदार चीज है। ठीक है। और आपको अगर बगैर बताए पिलाया जाए तो आप तो कहेंगे, आप उसकी रेसिपी पूछते रह जाएंगे। अच्छा, इतना मजेदार है। ठीक है। ये जो लोग है ना, जो कहते हैं हमें स्ट्रेस टेंशन रहती है, दिमाग में पता नहीं हर वक्त क्या होता है और समझ नहीं आती, और मतलब दिमाग खुश नहीं है, दिल खुश नहीं है, दिल और दिमाग खुश नहीं है, मतलब हैप्पी नहीं है जी। तो उनको कद्दू का मिल्क शेक कुछ दिन पिलाया जाए तो दिल और दिमाग दोनों गार्डन गार्डन हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। वैसे अभी मुझे ये भी बता दें कि जो अगर ये बवासीर आपको वापस आ रही है तो इसका क्या रीजन हो सकता है और कौन सी ऐसी। देखिए, वो पेशेंट जो है ना वो अपने साथ सिंसियर नहीं है। नेचुरोपैथी में तो डेफिनेटली ये चीज वो नहीं, वो मरीज अपने साथ सिंसियर नहीं है, वो इलाज भी कर रहा है और साथ साथ उसको पता ही नहीं परहेज क्या करना है। और जो अगर पता भी हो, मैं तो पेशेंट को पूरा चार्ट देता हूँ अपना, किसी भी बीमारी में चार्ट देता हूँ पूरा कि आपने ये खाना है, आप इसके अलावा कुछ नहीं खाना। दौराने इलाज, जब आपके इलाज हो जाए, आप ठीक हो जाएंगे, उसके बाद आप सब कुछ खा सकते हैं। अच्छा, तो अगर सब कुछ खा रहे हैं तो दोबारा वो मसला तो फिर कैसे होगा ना, फिर तो वो ठीक हो गया। अच्छा। उतनी देर तक उसको वैसे भी एक चीज है, उसके बाद जाके 2-4 महीने बाद जब भी उसका इलाज कंप्लीट हुआ, उतनी देर तक उसको समझ आ जाती है कि अब मैंने अपनी डाइट को बैलेंस कैसे रखना है। फिर वो जाके कढ़ाइयां थोड़ी खाएगा, इतना थोड़ी लगा रहेगा जिस तरह वो पहले बर्गर खाता था। वो जितनी अजियत में गुजर चुका है ना, जितनी में गुजरा है और जितने मसाइल थे उसको, वो ठीक होता है तो कहता है। ठंडा गर्म पानी पीने से भी इसका कोई लिंक है? ठंडा पानी जो है ना, ये तो हमारे पूरी बॉडी के लिए इंतहाई नुकसान है। नहीं, नॉर्मली बहुत यक ठंडा तो नहीं, जो कि नॉर्मल किसी भी तरह से ठंडा पानी नहीं, पानी वो है जो ताजा है। अगर आपको ठंडा पीना है तो आप घड़ा रखे ना, घड़े का पानी पिए। आपको कौन कहता है फ्रिज में रख के पानी ठंडा करके पिए, या फ्रिज की बर्फ डालें, या फ्रिज में ठंडा करें, या बाजार की बर्फ लें। बाजार की बर्फ तो और ज्यादा बीमारियां मसाइल पैदा करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब लास्ट में मुझे बस ये बता दें कि आप आवाम को, जो हमारे नौजवान हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है या जो बुजुर्ग हैं, अगर पाइल्स का मसला आ जाता है, उसकी अवेयरनेस के लिए क्या कहना चाहेंगे और किस स्टेज पे आके डॉक्टर से रुजू करना बहुत जरूरी हो जाता है? देखिए, मैं पब्लिक को ये कहूंगा कि स्टेज नहीं देखनी हमने। आप ये देखें कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बिला झिझक जो है ना, वो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ लें, फोन करके पूछ लें, इसमें क्या इशू है। लेकिन शर्माना नहीं। जब हम शर्माते हैं या चीज को छुपाते हैं या अपने माँ बाप से भी छुपाते हैं और उनको भी नहीं बता रहे होते, तो फिर मसाइल बिगड़ते हैं। और फिर उस वक्त पता चलता है जब वो बहुत ज्यादा हद तक बिगड़ चुके होते हैं, तो फिर माँ बाप जब किसी के पास लेके जाते हैं तो फिर समझ आती है वो ये तो मामला बड़ी देर का बिगड़ा हुआ है। तो वो जब तबीब नब्ज पे हाथ रखता है तो बताता है कि ये तो बहुत पुराना है, तो कहते हैं नहीं ये तो अभी 2 दिन हुए हमारे बच्चे को वैसे पता चला है। वो भाई आपको पता चला है? जब बच्चे से पूछे वो कहते नहीं मामा ये तो इतनी देर पहले भी ऐसे हुआ था, इतनी देर पहले भी ऐसे हुआ था, तो उसने नहीं बताया। हमारी जो है ना वो फ्रेंडशिप नहीं है, पेरेंट्स की और बच्चों की आपस में फ्रेंडशिप नहीं है। अच्छा, मसाइल है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने उनको, मतलब वो एक थोड़ा फासला डिस्टेंस दिया हुआ है, उनके साथ गप लगाएं, उनको चीजों को बताएं, एजुकेट करें। मतलब माएँ अपनी बेटियों को और बाप अपने बेटों को जब वो सन्ने बलूगत की हदों को छूने लगे तो उनको उसकी तरबियत करें वो। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ वो तरबियत या वो चीज शायद हम समझते हैं कि नहीं ये वो होगा, जैसे कहते हैं ना कि भाई शर्म वाली बात है और इस तरह से, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो आखिर पे एक जुमला दूंगा, वो पंजाबी च कहते हैं जिन्हें की शर्म ओदे पुट्टे करम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच।